इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 ट्वेल्थ फिजिक्स से, जिसमें कुल 24 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कम्प्रिहेंसिव वे में सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में दो आवेश दिए हैं जिनका परिमाण 2 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ कूलम है और उनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। पूछ रहा है उनके बीच कुल कितना बल लगेगा। अगर आप देखेंगे ये आवेश जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, दोनों धनात्मक हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷। बीच का डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला फार्मूला और सबसे पहली थ्योरी चाहिए वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बताता है कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगना चाहिए, और वो बल है F दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। सो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² जब हम फोर्स लेंगे, जिसमें 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ होता है। Q1 Q2 का वैल्यू रखेंगे। डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर को 3 × 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं और 30 × 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं। उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन और 6 मिली न्यूटन। चूंकि दोनों आवेश धनात्मक है तो इनके बीच का जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा या विकर्षण का होगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दो आवेश है। एक आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा है 0.8 माइक्रोकूलम। वो हवा में रखे गए हैं, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, और उनके बीच का जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन है। पूछ रहा है पार्ट ए में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, दोनों के बीच की दूरी क्या है। बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ए क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अगर हम बी का आंसर करें कि एक के द्वारा दूसरे पे कितना बल लगेगा, तो वो उतना ही बल होगा जो दूसरे के द्वारा पहले पे लग रहा है, क्योंकि दे आर फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पे, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पे परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होंगी। Two action and reaction would be always occurring in pair on two different bodies having equal in magnitude and opposite in direction. So उस हिसाब से दूसरे के ऊपर भी बल 0.2 न्यूटन का ही होगा। So दिया है दोनों आवेश का वैल्यू 0.4, 0.8, एक नेगेटिव है तो इनके बीच का बल जो है वो आकर्षण का होगा। फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन। फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अगर हम r² को एक साइड में करें तो 1/4πε0 Q1 Q2/f हो जाएगा। सबका वैल्यू रखेंगे अगेन 9 × 10⁹, 0.8 माइक्रो, 0.4 माइक्रो। जब भी हम फोर्स के फॉर्मूला में आवेश का मान रखते हैं, चार्ज का वैल्यू रखते हैं, तो हम नेगेटिव चार्ज नहीं कैरी करते, हमें सिर्फ परिमाण रखना होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना होता है। दैट इज वाई आई हैव टेकन 0.8 माइक्रो एंड 0.4 नॉट -0.8। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइक्रो यहाँ पे 10⁻⁶ को दर्शाता है, जो हम एट लास्ट इसको पुट कर सकते हैं। r² इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 1.6 माइक्रो इंटू माइक्रो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए 1.6 को हम 16 करते हैं, म्यू दैट इज माइक्रो माइक्रो हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड 9 × 10⁸। इससे बेनिफिट क्या होगा? कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। जब हम r लिखेंगे तो रूट अंडर 9 के बदले बाहर 3 आ जाएगा, 16 के बदले 4 आ जाएगा, 10⁸ के लिए 10⁴ और 1 माइक्रो आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻² मीटर और 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन gmemp इज डायमेंशनलेस। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि k क्या है, g क्या है,
Me क्या है और Mp क्या है। लेकिन अगर हम सोचें कि E इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है और P प्रोटॉन को, तो Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, Mp मास ऑफ प्रोटॉन होगा और G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। आर स्क्वायर नहीं दिख रहा, बट अगर हम ये कंसीडर करें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस, उनके द्रव्यमान के चलते उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो है Fg इज इक्वल टू जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। और E स्क्वायर दिया है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप देखेंगे तो दोनों पे समान मात्रा का आवेश होता है, वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अगर E और E हम रखें और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल निकाले दोनों के बीच में, वैद्युत बल निकाले दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा ke स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो आर स्क्वायर कैंसिल होगा और रेशियो मिलेगा ke स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ये बैकग्राउंड में है क्वेश्चन के, ये ke स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी डायरेक्ट दिया हुआ है। हमें अब ये समझ लेना है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और दो समान दो पार्टिकल्स के बीच एक जो है इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जो है वो प्रोटॉन है। तो अगर हम बात करें k का, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको इसे प्रूव करना है कि ये डायमेंशनलेस है। सो k का जो डायमेंशन फार्मूला है और g का जो डायमेंशन फार्मूला है, आप यहाँ से बोरो कर सकते हैं। अगर आपको निकालना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा चैप्टर के थियोरी पार्ट में, 11th स्टैंडर्ड ग्रेविटेशन में जाइए, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर लिखिए और वहाँ से g का डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हैं। सिमिलर फैशन में F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और k ले लीजिए, उसका डायमेंशन फार्मूला आप वहाँ से निकाल सकते हैं। हमने हिंट के तौर पे यहाँ डायरेक्टली लिया हुआ है। अगर ये वैल्यू हम पुट करें, E चार्ज है जिसका IT होता है तो I2 T2 हो जाएगा, MEMP मास है, दो मासेस हैं तो M2 हो जाएगा, और K और G का डायमेंशन फार्मूला आप वहाँ रख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर इसको पावर मैनेज करेंगे तो हम देखेंगे ये आ रहा है M0 L0 T0, और इसी को बोलते हैं डायमेंशनलेस, क्योंकि FE और FG लॉजिकली दोनों ही बल हैं, और जब दो समान भौतिक राशियों का हम अनुपात निकालते हैं तो वहाँ पे फिर एक कांस्टेंट नंबर आता है, और नंबर की कोई बीमीय सूत्र नहीं होती है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑल द नंबर्स आर डायमेंशनलेस, तो ये हो जाएगा M0 L0 T0। अगर हम सारे इन्वॉल्व फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला रखते हैं तो ये वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। फिर क्वेश्चन अगला पार्ट बोल रहा है क्वेश्चन में, लुक अप एट द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। फिजिकल कांस्टेंट क्या है, k है, उसका वैल्यू कितना होगा, g है, उसका वैल्यू कितना होगा, MEP ये सब का वैल्यू हमने दिया है यहाँ पे। g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, k का 9 इंटू 10⁻9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमने बताया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया हुआ है। आप वो सारे वैल्यूज इसमें रख दीजिए रेशियो में, पावर को एडजस्ट करिए, थोड़ा मल्टीप्लाई करिए। एक मल्टीप्लिकेशन जो बहुत बार आएगा इस चैप्टर में और खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 9 इंटू 1.6 स्क्वायर, सो 1.6 इज नथिंग बट 2.56, उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23.04। सो ये हो जाएगा 23.04, नीचे का जो 6.67 है, 1.67 है, 9.1 है, ये 101.36 आ जाएगा। और पावर को जब हम एडजस्ट करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻40। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2.27 इंटू 10⁻39, ये रेशियो है। अब ये क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछ रहा है हमसे, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, कितनी बड़ी मात्रा, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10⁻39 है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1 न्यूटन है, तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसी दूरी पर वो 10⁻39 न्यूटन होगा। अब ये कितनी बड़ी संख्या है। आप अगर 10 पे 38 जीरो लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये संख्या कितनी बड़ी है, वाकई में बहुत बड़ी है। सो रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, रेशियो ये सिग्निफाई करता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो वैद्युत बल है दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में,
वो बहुत ही ह्यूज, ह्यूमंगस, बहुत बृहद है, स्ट्रॉन्ग है, अगर हम तुलना करें उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। आपने पढ़ा होगा कि आवेशों का क्वांटमीकरण होता है हिंदी में। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। आपके घर में कुछ लोग हैं, अगर 2-4 लोग घर से बाहर जाते हैं, कोई अगर आपसे पूछता है कि आपके पापा किधर हैं या अंकल किधर हैं या कितने लोग घर से बाहर गए हैं, तो आप बोलते हैं 2 लोग गए हैं, 4 लोग गए हैं। हम ये कभी नहीं बोलते कि हमारे घर से 2.5 लोग बाहर गए और 3.5 लोग बाहर गए हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में हास्यास्पद है, रिडिकुलस है, हम ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि हाफ, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हाफ का 1/3 का कोई मतलब नहीं है। सिमिलर फैशन में जब आवेश किसी भी वस्तु से, इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु से बाहर निकलता है या इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को जोड़ा जाता है, तो वो हमेशा फुल नंबर में होना चाहिए, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। हमें नहीं बोल सकते 2.5 इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन एडेड, नो। हमें नहीं बोल सकते 2.5 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन टेकन आउट, कभी नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 2000 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए या ऐड हो गए, 2 लाख, 2 मिलियन, 2 बिलियन, ऐसा बोल सकते। कभी ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, लाइक 2.5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, ऐसा नहीं है। तो कभी भी किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं या जोड़े जाएं, दैट मस्ट बी इन इंटीजर, वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, वो कभी भिन्न फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यह मतलब है क्वांटाइजेशन का। दूसरा पार्ट इसमें है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक। अगर आवेश की मात्रा बहुत ही बड़ी है, आप देखेंगे हमारे यहाँ जब हम वीट को हार्वेस्ट करते हैं, जो गेहूं की कटनी और दौनी होती है, उसके बाद जब आप उसको स्टोर करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे जो क्रॉप है गेहूं के, वो इधर उधर हेयर एंड देयर वो स्प्रेड हो जाते हैं, उसको कोई नहीं चुनता, वैसे ही सड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास गेहूं की उपज नहीं है, मात्रा ज़्यादा है तो थोड़े बहुत बर्बाद हो जाते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, दैट इज़ नेग्लिजिबल एक्चुअली। सिमिलर ट्रेंड है क्या है, अगर बहुत बड़ी मात्रा का आवेश है तो एक आध इलेक्ट्रॉन इधर उधर छिटक भी जाए तो हम उसको काउंट नहीं करते, हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, और वहाँ ये नहीं बोलते कि नहीं क्वांटाइजेशन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी इंपॉर्टेंट है। सो क्वांटाइजेशन की मात्रा जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन और हाफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हाफ इलेक्ट्रॉन हम कैरी कर रहे हैं वहाँ पे, नहीं। एक आध 10-20 इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर उधर काउंट में नहीं भी आते हैं तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द बी पार्ट, कि मैक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े, अगर 2-4 है, 5 है, बहुत बड़ी संख्या के आवेश के सामने उसको नगण्य किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है या इग्नोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के साथ रगड़ा जाता है। देखिए, जब भी 2 इंसुलेटेड मटेरियल्स को हम रब अगेंस्ट ईच अदर, हम एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ते हैं, तो एक पे पॉजिटिव धनात्मक आवेश आएगा, दूसरे पर समान मात्रा का ऋणात्मक आवेश आता है। जब मैं बोल रहा हूँ समान मात्रा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, सपोज करिए कि यहाँ एक ग्लास का रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। सो ग्लास से जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो सिल्क में जाके समा जाएंगे। सो ग्लास पॉजिटिव आवेश हो जाएगा और समान मात्रा का सिल्क जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। या आप इस चीज को उल्टा करके भी समझ सकते हैं, अगर सिल्क डोनर है तो सिल्क से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ग्लास रॉड में आके एंटर कर जाएंगे। तो सिल्क समान मात्रा का धनावेश रखेगा, जो ग्लास रॉड है वो समान मात्रा का ऋणावेश रखेगा। इसका मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ चार्ज है और अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कंजर्व है, वो कांस्टेंट है, वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर आप फिर से दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आवेश शून्य हो जाएगा। तो एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है। ये ठीक वैसे ही बात है कि एक जगह का मिट्टी उठा के आपने दूसरे जगह रख दिया तो एक जगह गड्ढा हो गया और एक जगह थोड़ी ऊंचाई हो गई, लेकिन जब आप उस मिट्टी को लाके फिर से उस गड्ढे में रखेंगे तो लेवल बराबर हो जाएगा।
तो सिचुएशन यहाँ पे वही है, जब आप एक ग्लास रॉड को किसी दूसरे भी या टू इंसुलेटेड मटेरियल्स को आप रब करते हैं, फ्रिक्शन के चलते दोनों पे आवेश आता है। आवेश की मात्रा समान परंतु विपरीत प्रकृति की होती है। जब आप उन्हें ऐड करेंगे तो फिर से टोटल आवेश शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये दर्शाता है कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी लॉस्ट, और ये जो एक पैटर्न है ये दिखाता है कि आवेश संरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 4 आवेश हैं जो 4 कॉर्नर्स पे रखे हैं, ए बी सी डी। ए पे 2 माइक्रोकुलम है, बी पे -5 है, सी पे 2 माइक्रोकुलम है और डी पे -5 है। और ये वर्गाकार जो शेप है इसका प्रत्येक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। बोल रहा है कि कितना फोर्स, कितना बल लगेगा अगर एक माइक्रोकुलम के आवेश को सेंटर पे रख दिया जाए। ये है सेंटर। इसका मतलब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि सेंटर से प्रत्येक कोने की वर्टिसेस की दूरी कितनी है। तो उसके लिए हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा, और डायगोनल मालूम है तो उसका हाफ हो जाएगा सेंटर से उसकी दूरी। डायगोनल होता है साइड इंटू √2, और साइड इंटू √2 अपॉन 2 हो जाएगा 5√2। सो 5√2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा सेंटर से ए। बहरहाल आप देखेंगे ए धनात्मक है और सेंटर पे जो 1 कूलाम का 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है वो धनात्मक है, तो ये इसको रिपेल करेगा सी की तरफ। सी भी धनात्मक है और 1 माइक्रोकुलम जो ओ सेंटर पे रखा है वो भी धनात्मक है। इसका मतलब सी भी रिपेल करेगा 1 माइक्रोकुलम को ए की तरफ। ये दोनों बल का परिमाण समान होगा क्योंकि दोनों आवेश बराबर है। दोनों बल का परिमाण समान होगा क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बराबर है, और बल दो ही चीजों पे तो निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर और आवेशों की मात्रा पर, कूलम्स के अनुसार। तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो उस ए और सी के चलते जो ओ पर नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे बी जो नेगेटिव है ओ को अट्रैक्ट करेगा, डी जो नेगेटिव है -5 माइक्रोकुलम ओ को अट्रैक्ट करेगा। सो ये अट्रैक्शन भी दोनों मात्रा में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होंगे। इसका मतलब कि जो ये चारों बल हैं जिसमें से 2 का पेयर की मात्रा बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और नेट फोर्स जो होगा केंद्र पे और 1 माइक्रोकुलम जो केंद्र पे रखा हुआ है उस पर, वो 0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक्चुअली अगर आप बल लिखना चाहें चारों पेयर तो लिख सकते हैं, मात्रा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 माइक्रोकुलम अपॉन इंटू 1 माइक्रोकुलम अपॉन 5√2 इंटू 10⁻² मीटर द होल स्क्वायर। बट यूजलेस है, आप देख सकते हैं लॉजिकली भी। बट अगर ये सेम क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसे शॉर्ट आंसर्स नहीं दे सकते। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप आसानी से लिख सकते हैं चारों बल, दिशा दिखा सकते हैं अपोजिट, और फिर नेट फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार आप 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है। कंटिन्यूअस कर्व होता है मतलब एक चार्ज से दूसरे आवेश तक ये जो लाइन होता है वो निरंतर बनी रहती है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाता है तो वो बल निरंतर लगता है, बीच में सडनली कभी बल ऐसे रुक नहीं सकता। सो निरंतर लगने का जो ये कंडीशन है ये दर्शाता है कि फील्ड लाइंस जो है वो निरंतर है, क्योंकि उस पर अगर आप बीच में कोई आवेश रखेंगे तो वो निरंतर मूव करता रहेगा उस बल के चलते, उस वैद्युत बल के चलते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें कभी भी कोई ब्रेक नहीं होता, ऐसा ये दर्शा रहा है। क्यों ऐसा होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, बाकी मैंने समझा दिया। कि दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। फील्ड लाइंस की बार अगर आपको जानकारी है तो किसी भी कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फील्ड का डायरेक्शन है वो टेंजेंट स्पर्श रेखा से दिया जाता है। सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इसका मतलब उस बिंदु पे 2 फील्ड लाइंस हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस हैं, और एक पॉइंट पे हो सकता है बहुत सारे फील्ड्स प्रेजेंट हो बट रिजल्टेंट एक ही होगा, और वो सबका वेक्टर सम होगा, सदिशीय योग होगा। अगर हम ये वेक्टर सम निकालेंगे तो वो एक ही होगा, 2 नहीं होगा। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 फील्ड लाइंस का इंटरसेक्शन इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि उस पॉइंट पे फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, मोर देन वन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 8, 2 आवेश हैं 3 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम का।
और इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, हवा में रखे गए हैं, वैक्यूम में रखे गए हैं इनफैक्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ऑफ लाइन ज्वाइनिंग AB ऑफ टू चार्जेस? अगर हम देखें ये दोनों आवेश जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, मिड पॉइंट का मतलब 10 सेंटीमीटर दोनों की तरफ से, A से भी B से भी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए अगर हम A के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा अपने से दूर रखता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो A से B की तरफ होगा धनावेश के चलते, और O पर B की तरफ ही होगा नेगेटिव चार्ज के चलते। तो अगर हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहें A के चलते, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 × 10⁹ 3 माइक्रो अपॉन 0.1 द होल स्क्वायर, वो OB की तरफ होगा, और नेगेटिव के चलते भी OB की तरफ ही होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी आप देख सकते हैं सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंपल ऐड करने पे जो रिजल्टेंट फील्ड है वो निकल आएगा यहाँ पे। तो अगर आप इसको ऐड करें या दोनों बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आपका फील्ड का डायरेक्शन है वो हो जाएगा, और नेट मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और ये हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, मतलब जो B पे आवेश रखा है उसकी तरफ इस फील्ड की दिशा हो जाएगी। B पार्ट में बोल रहा है कि अगर उस बिंदु पे एक नेगेटिव चार्ज दैट इज 1.5 × 10⁻⁹ कूलम रख दिया जाए तो वो कितने बल का अनुभव करेगा। आपको मालूम है अगर किसी फील्ड में किसी आवेश को रखेंगे तो उस पर जो बल लगता है वो F = QE लगता है। अब यहाँ पे O बिंदु पे कितना फील्ड है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नेगेटिव आवेश रखेंगे तो नेगेटिव आवेश पे जो बल होता है वो हमेशा फील्ड के विपरीत दिशा में होता है, तो जो बल लगेगा वो A की तरफ होगा और टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज होगा, और OA की तरफ होगा। तो मल्टीप्लाई करिए, फील्ड इनटू चार्ज, इट विल बी 8.1 × 10⁻³ न्यूटन, और वो OA की तरफ लगेगा। ये है B पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखेंगे, बोल रहा है अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस, 2 आवेश हैं, 2.5 × 10⁻⁷ and -2.5 × 10⁻⁷, लोकेटेड एट पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं A और B का, 0 0 -15, 0 0 +15। सो 0 मीन्स फर्स्ट x एक्सिस पे नहीं है, y भी 0 है तो y एक्सिस पे नहीं है। इसका मतलब जो पहला आवेश है वो z एक्सिस पे है, बट नेगेटिव z एक्सिस पे, नेगेटिव मीन्स -15 दिया है, और जो दूसरा आवेश है वो भी रखा हुआ है पॉजिटिव z एक्सिस पे, x और y पे कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब अगर हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को देखें तो ओरिजिन से एक 15 सेंटीमीटर पे है x एक्सिस में, ओरिजिन से एक 15 सेंटीमीटर पर है नेगेटिव x एक्सिस में। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 15 + 15, वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। जो आवेशों का परिमाण है वो 2.5 10⁻⁷ पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है। क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। पहले तो टोटल चार्ज निकाल लें, एक आवेश पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, आप दोनों को ऐड करेंगे टोटल 0 हो जाएगा, आप दोनों को जोड़ेंगे तो जो कुल आवेश की मात्रा है वो 0 हो जाएगी। यह पहला आंसर हो गया। दूसरा है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल क्या है, तो दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश छोटे किंतु अल्प दूरी पे, कम दूरी पे रखे जाए उसको द्विध्रुव या डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं और जो आवेशों की मात्रा देख रहे हैं इक्वल बट अपोजिट, एक 2.5 पॉजिटिव है दूसरा 2.5 नेगेटिव है, तो ये एक मोर और लेस डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब डाइपोल मोमेंट का जो सूत्र होता है वो होता है कोई एक चार्ज गुना आवेशों के बीच की दूरी। सो कोई एक आवेश मतलब हम 2.5 × 10⁻⁷ ले सकते हैं, दोनों की मात्रा बराबर है, हम परिमाण लेते हैं तो पॉजिटिव ही लेंगे, और इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। सो पहला तो आवेश टोटल 0 हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट का सूत्र होता है Q × डिस्टेंस, Q 2.5 10⁻⁷, 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर होगा वो होगा 7.5 × 10⁻⁸
कूलम मीटर। अब ये दिशा किधर होती है डाइपोल मोमेंट की? सो डाइपोल मोमेंट जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत होती है। सो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो B से A की तरफ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके विपरीत होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, डाइपोल मोमेंट दिया है, वो 30 सेंटीमीटर के एंगल पे रखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो फील्ड का वैल्यू है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन में है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। उस द्विध्रुव पे कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, कितना टॉर्क कार्य करेगा, ये बताना है। सो ये सिंपल फार्मूला है अगर आपने पढ़ाई की है इस चीज की, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। P डाइपोल मोमेंट है 4 × 10⁻⁹, E इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और sin 30 का वैल्यू होता है आधा, दैट इज हाफ। सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस एंड सिंप्लीफाई, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। और जो टॉर्क है ये क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है, PE sin थीटा। सो जो इसका डायरेक्शन होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। So that's what the direction I have written here, that perpendicular to the plane containing field and dipole. क्वेश्चन नंबर 11 में एक पॉलीथीन है जो ऊल के साथ रब किया जाता है और पॉलीथीन पे कुछ आवेश आता है 3 × 10⁻⁷। क्यों आता है ये? हमने पिछले एक सवाल में डिस्कस किया था कि जब दो चीज़ों को रब किया जाता है तो होता क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलता है और दूसरे वस्तु में जाके समा जाता है। सो जिससे निकला वो धनावेशित हो जाएगा और जिसमें समाया वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऊल धनावेशित हो जा रहा है, पॉलीथीन ऋणावेशित हो जा रहा है। पॉलीथीन पे नेगेटिव मात्रा का चार्ज आ रहा है, हाउ मच, 3 × 10⁻⁷ कूलम। क्वेश्चन पहला है कि बताएं कुल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और कहां से कहां ट्रांसफर हुए। तो हमें मालूम है अगर नेगेटिव पॉलीथीन है तो पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराएगा, अगर ऊल पॉजिटिव है तो ऊल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपने में ऐड कर रहा है। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गए उसको निकालने के लिए क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू NE 3 × 10⁻⁷ कूलम। और आप सबका वैल्यू रख दीजिए, N का वैल्यू सिर्फ निकालना है, वो हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻19, और फाइनल आंसर आ जाएगा 1.9 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ट्रांसफर हुए कहां से कहां, ऊल से पॉलीथीन में। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए ऊल से पॉलीथीन में। अब बी पार्ट है, इज द ट्रांसफर ऑफ मास। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो वो अपना मास साथ लेके जाता है। जब हम कहीं जाते हैं तो पूरी बॉडी का भार साथ लेके जाते हैं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम गए और बॉडी यहाँ रह गया। वो एक ही बार होता है लाइफ में, आपको मालूम है कब होता है। तो यहाँ n जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा कि कुल कितने द्रव्यमान ट्रांसफर हुए और कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए। तो हमें मालूम है ये चीजें ऊल से जा रही है पॉलीथीन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। A और B को 50 सेंटीमीटर, दैट इज आधा मीटर, हाफ मीटर की दूरी पर रखा गया है। इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है हमें निकालना है। ऑब्वियसली रिपल्सिव होगा क्योंकि आवेश दोनों जो है समान है, धनात्मक है। 6.5 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश है। बोल रहा है कि जो रेडियस है A और B का वो नेग्लिजिबल है विथ कंपैरिजन टू द डिस्टेंस। वो होना भी चाहिए क्योंकि जो हमने बल पढ़ा है कूलम के नियम में वो बिंदु आवेशों के बीच का बल है। हम ये नहीं बोल सकते कि 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 50 सेंटीमीटर दूरी पर एक और दूसरा 50 सेंटीमीटर त्रिज्या का आवेश है, बल निकालिए। पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये एक कन्वेंशन है। सो फोर्स कैसे निकालें,
वही एक फॉर्मूला है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। सारे वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 1521 इंटू 10⁻⁵ और 0.01521 न्यूटन। आप 0.015 भी लिख सकते हैं, 21 जरूरी नहीं है लिखना। सो ये बल हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा इन दोनों आवेशों के बीच का बल का। एक दूसरा पार्ट है क्वेश्चन में, वो ये है कि अगर दोनों का आवेश डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए। आपको मालूम है आवेश डबल करने का मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवेशों के मल्टीप्लिकेशन के, तो वहां पे जब डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर जब डिस्टेंस को आधा करेंगे, ऑलरेडी पहले से आधा है, अभी आधा करेंगे r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 होगा। सो 4 और 4 के 2 फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फोर्स है वो पहले वाले फोर्स से 16 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। ऑब्वियसली ये रिपल्सिव है, 16 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। तो पहले ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं k⁴/r², वो वैल्यू को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 0.243 न्यूटन, वही हमारा नेक्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, जब डिस्टेंस हम आधा कर रहे हैं और आवेशों को डबल कर रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है वो 12 से रिलेटेड है। इसमें भी हम जो F इज इक्वल टू k⁴/r² है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला है 0.015, वो सेम यूज कर सकते हैं, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें बोल रहा है कि सपोज द स्फेयर्स A एंड B इन एक्सरसाइज 12 हैव आइडेंटिकल साइजेस। ये समान आकार के हैं, मटेरियल भी सेम है ऑलमोस्ट। एक तीसरा स्फेयर जो कि समान साइज का है लेकिन उसमें कोई आवेश नहीं है, वो पहले ए के कांटेक्ट में रखा जाता है। चलिए ए के कांटेक्ट में रखिए जिस पे कोई आवेश नहीं है। क्या होगा आप सोचिए अगर हम इसको कांटेक्ट में रखते हैं तो सब इसको ए से स्पर्श कराएंगे तो इस पे भी आवेश आएगा, क्योंकि आवेश ट्रांसफर होता है, उसको शेयर कर सकते हैं। कितना आवेश आएगा? तो अगर दोनों का आकार समान है, समान आवेश आएगा, मतलब Q डिवाइड हो जाएगा Q और Q/2 और Q/2 में। दोनों पे जो आवेशों की मात्रा हो जाएगी वो बराबर बराबर बट जाएगी। अगर वो 5 माइक्रोकूलम होगा तो 2.5 2.5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि C को यहाँ A के स्पर्श से हटाइए और इसको B के पास लेके जाइए। जब आप इसको B के पास लेके जाएंगे तो फिर से आवेशों का शेयरिंग होगा, हिस्सेदारी होगी। अब शेयरिंग जो होगा वो कैसे होगा? तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा। आप दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सो Q/2 प्लस Q होल बाई 2 इट इज 3Q/4। सो जो आवेश की मात्रा अब आएगी B पर वो हो जाएगी 3Q/4 और C पर भी हो जाएगी 3Q/4। C को अब यहां से कंप्लीटली हटा देना है। अब देखिए A पर आवेश कितना है? Q/2, और इस प्रक्रिया के बाद जो B पर आवेश कितना है? वो 3Q/4 है। अगर हम ये बल निकालें कि अब इनके बीच कितना बल है, F' अगर लें तो 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपॉन r², सॉरी 3Q/4 इंटू Q/2 दैट इज A पर जो आवेश है अपॉन r²। सो 3Q/4 इंटू Q/2 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, दैट इज 3/8। अब बाकी चीजें तो वैसे ही रह जाएगी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q²/r²। सो 3/8 फैक्टर को रखिए और जो वैल्यू हमने निकाला है पहले F का 0.01521 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही फोर्स हो जाएगा नाउ अब इन दोनों के बीच का, और वो हो जाएगा 0.0057 न्यूटन और 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। वो बल ऑब्वियसली विकर्षण ही होगा क्योंकि आवेश का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, दोनों धनात्मक है, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। एक का आधा हो जा रहा है और दूसरे का 3Q/4 हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है। अगर आप देखें डायग्राम को, दो लाइन चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है बट हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, दो वो ज़रूरी नहीं है। देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है,
tracks of three charged particles in a uniform electrostatic field is given. Give the sign of three charges. आपको सबसे पहले बताना है कि पहला धनावेशित है, ऋणावेशित है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। पहला अगर हम देखें, ये धन आवेश की तरफ आकर्षित हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव लाइन चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट चार्ज का होगा, दैट इज नेगेटिव होगा। दूसरे को भी देखें तो ये भी नेगेटिव होगा। तीसरे नंबर को देखें जो कि पॉजिटिव से दूर जा रहा है और नेगेटिव के टुवर्ड्स जा रहा है, इसका मतलब जो तीसरा है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। सो 1 and 2 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, एंड 3 इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगर हम बी पार्ट का देखें, विच नेक्स्ट पार्ट देखें क्वेश्चन में, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। कौन से आवेश का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो सर्वाधिक है, कैसे पता चलेगा? बाय लुकिंग एट देयर लाइंस और द डिविएशन which has started actually earlier। अगर आप देखेंगे कि कब से ये मुड़ना शुरू कर रहा है, सो फोर्स जो लग रहा है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो QE/m है, Q चार्ज है, M मास है। अगर Q/m ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, Q/m कम है तो एक्सेलरेशन कम है, और एक्सेलरेशन ज्यादा है तो राह में डिविएशन ज्यादा है, विचलन ज्यादा है। तो आप अगर 3 नंबर को देखेंगे तो ये बहुत पहले विचलित होना शुरू हो गया था, इसका मतलब डिविएशन ज्यादा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका मतलब Q/m ज्यादा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अधिक है मतलब सर्वाधिक है, ज्यादा परहैप्स मे नॉट बी द एप्रोप्रिएट वर्ड, बट Q/m जो है ये हाईएस्ट है 3 का। रीजन बीइंग ये ज्यादा डिविएट हो रहा है। अगर इस फॉर्मूला से हम देखेंगे, क्योंकि E यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज अपॉन मास के रेशियो के। एक्सेलरेशन ज़्यादा है 3 का, क्योंकि डिविएशन ज़्यादा है, इसलिए जो थर्ड पार्टिकल है उसका चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 × 10⁻³ I कैप। I कैप का मतलब है ये फील्ड एक्स एक्सिस के दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में है। Question is, what is the flux of this field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to YZ plane? अगर कोई भी सतह YZ प्लेन में रखा हुआ है, अगर उसको हम वेक्टर एरिया बनाना चाहें तो उस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो वो परपेंडिकुलर आएगा अलोंग एक्स एक्सिस। इट मीन्स वो सरफेस और जो फील्ड है वेक्टर रूप से दोनों ही एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा 0 डिग्री होगा। और आपको मालूम है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है E.dA और E.dA cos थीटा। एरिया A लेके चलें तो E.A cos थीटा। सो E × 10⁻E इज 3 × 10⁻3। एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का साइड है तो 0.1 मीटर SI यूनिट में होगा, एरिया हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये होगा 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बी पार्ट में ये है कि अगर फील्ड से 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है, 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है, तो सेम फार्मूला वी कैन यूज एंड वी कैन पुट cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो जो पहले वाला वैल्यू है वो जस्ट हाफ हो जाएगा, दैट इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 16 में, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस अप। सी, अगर कोई क्यूब रखा हुआ है और उनके फेसेस जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है, जो x है, जो y है, जो z है वो पैरेलल है, और उनका साइड अगर 20 सेंटीमीटर है और कुछ भी है, इवन 40 सेंटीमीटर है, इवन 10 सेंटीमीटर, दैट डज नॉट मैटर। जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करेंगे एक सरफेस से, वो सरफेस कुछ भी हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है, रियर एंड फ्रंट हो सकता है, बट अगर वो एंटर करेंगे एक सरफेस से, द सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दूसरे सरफेस से बाहर आ जाएंगे।
और आपको मालूम है कि अगर सरफेस में फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव फ्लक्स होता है, और सरफेस से फील्ड लाइंस आ रहे हैं बाहर तो ये पॉजिटिव फ्लक्स होता है। जब हम सरफेस की बात करते हैं तो वो सरफेस जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसको वेक्टर एरिया बनाया है, नहीं तो ये कन्फ्यूजन, अगर ये फिर से कन्फ्यूजन होगा कि एंटर कर रहा है तो किधर, निकल रहा है तो किधर। सो एंटर करने का मतलब अपोजिट टू वेक्टर एरिया, और निकलने का मतलब सेम डायरेक्शन टू वेक्टर एरिया, ऐसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सो जितने एंटर कर रहे हैं उतने निकल रहे हैं, जितना धनात्मक फ्लक्स हो रहा है उतना ही ऋणात्मक फ्लक्स हो रहा है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल फ्लक्स है वो शून्य हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अब ये 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, 40 सेंटीमीटर का क्यूब है, फ्लक्स जो है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो आंसर रिमेन्स द सेम अगर ये 20, 40 कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटर फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। अब फिर से वही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। गास लॉ जो कहते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होगा, यानी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपन ε0। सो यहाँ से Q कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्लक्स को ε0 से। ε0 का वैल्यू इसमें नहीं दिया है, उसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। आप मल्टीप्लाई करिए, सो चार्ज की मात्रा हो जाएगी 7 माइक्रो कूलम। बी पार्ट में बोल रहा है इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वाज 0, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? देखिए, फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये नहीं कि चार्ज जीरो ही होगा। अभी पिछले सवाल में हमने देखा फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये भी है कि जितने फील्ड लाइंस उसमें एंटर कर रहे हैं उतने ही बाहर निकल जाए। जैसे आप डाइपोल को रख लीजिए एक क्लोज सरफेस के अंदर। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के पॉजिटिव साइड से जितने आवेश, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, नेगेटिव पर उतने ही टर्मिनेट हो जाएंगे। सो जो ओरिजिनेट हुआ, जो टर्मिनेट हुआ, दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा, वहां भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आवेश ही नहीं है अंदर, आवेश हो भी सकता है। सारे आवेशों का जो एक युग्म है, जो एक एडिशन है, जो एक विजीय योगफल है, वो भी अगर शून्य हो जाए तो टोटल फ्लक्स शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्लक्स ओरिजिनेट ही नहीं हो रहा है, बट जितना ओरिजिनेट हो रहा उतना टर्मिनेट भी हो जा रहा है। इस क्वेश्चन में आप ये समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में एक आवेश है जिसकी मात्रा +10 माइक्रोकूलम है, और वो एक स्क्वायर जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है के ठीक ऊपर उसके केंद्र से, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। पूछ रहा है उस सरफेस से कुल कितना फ्लक्स आएगा। हिंट में कुछ दिया है, आइए देखते हैं। ये सपोज करिए कि आप का एक प्लेन हो गया, 10 सेंटीमीटर वर्ग हो गया, और इसके ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है। कितना फ्लक्स होगा। आइए इसको कैलकुलेट करने के पहले हम एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। इस वर्ग को सेम इसी प्रकार का 5 और वर्ग लीजिए। एक को सामने, ठीक उसके सामने, लेफ्ट, राइट और टॉप पे रखिए। इस तरीके से उसको अरेंज करिए कि ये एक क्लोज सरफेस बना ले। ऐसा एक क्लोज सरफेस बना ले। अगर ये एक क्लोज क्यूबिकल सरफेस बनाएगा तो जो ये आवेश है वो ठीक क्यूब के सेंटर पे होगा। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि जो आवेश है वो एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस के केंद्र पे है, और जो गास का नियम है वो ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो Q/ε0 होगा। बट पूरे सरफेस है, पूरे क्लोज सरफेस है। और कितने क्लोज सरफेस यहाँ मिलके, कितने सरफेसेस मिलके यहाँ क्लोज सरफेस बना रहे हैं, तो वो 6 सरफेसेस है। बट हमें फ्लक्स एक ही से निकालना है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड करेंगे तो Q/6ε0 हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए, आंसर कैलकुलेट करिए, ये इजी हो जाएगा। सो अगेन ε0 8.85 × 10⁻12, और जो आवेश दिया है वो 10 माइक्रो है, तो 10⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे। जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 19 में एक पॉइंट चार्ज है जिसकी मात्रा 2 माइक्रोकूलम है,
और वो एक क्यूबिकल गासियन सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है जिसका प्रत्येक भुजा साइड एज 9 सेंटीमीटर। कितना फ्लक्स होगा? सेम फॉर्मूला, पुट एंड गेट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट फ्लक्स। अब वैल्यू पुट करिए, इट इज 2.26, डायरेक्ट पुट एंड गेट क्वेश्चन है, 2.26 into 10⁵ SI unit. Question number 20. Point charge causes an electric flux of minus 1.0 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius. ये फ्लक्स दिया है नेगेटिव, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? नेगेटिव फ्लक्स तभी होगा जब सरफेस के अंदर का आवेश नेगेटिव होगा, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में जिसका साइड Gaussian surface spherical है और रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ Gaussian surface was double, how much flux would pass through the surface? सेम फ्लक्स, बिकॉज गास थ्योरम बोलते हैं कि जो फ्लक्स है वो सरफेस के साइज पे, शेप पे डिपेंड नहीं करता। आप स्फेरिकल लीजिए, आप क्यूबिकल लीजिए, क्यूबाइडल लीजिए, सिलिंड्रिकल लीजिए, आप कोनिकल लीजिए, कोई दूसरा क्लोज सरफेस ले लीजिए, जो वैल्यू होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज बदल नहीं रहा है, चार्ज का अमाउंट सेम है। सो ये हो गया पार्ट ए का आंसर। बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? आप अप्लाई करिए फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू फाई नॉट एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करिए और उतना ही मात्रा 8.85 इंटू 10⁻⁹ और 8.85 नैनो कूलम का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो वहां पे रखा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर कुछ आवेश है, अननोन है, मालूम नहीं है, हमें प्राप्त करना है शायद। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे फील्ड है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और वो रेडियली इनवर्ड है। आपको मालूम है अगर पॉजिटिव धनावेश है तो उससे फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होता है। इसका मतलब जो केंद्र पे आवेश रखा है वो नेगेटिव है, इन कैरेक्टर वो नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। सो टोटल कितना आवेश है हमें निकालना है। अगेन हमारे पास फॉर्मूला वही है, E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और Q इज इक्वल टू E इंटू 4 पे एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। E का वैल्यू रखिए 1.5 इंटू 10⁻³, 4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹, और रेडियस को हम 0.2 मीटर का स्क्वायर करेंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और ये आवेश नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड है, सो द अमाउंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर 2.4 मीटर है, रेडियस हो जाएगा 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। क्या आप बता सकते हैं सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? तो ये 4πr² होता है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, ले लीजिए, यहाँ पे रेडियस हम लेंगे 1.2 मीटर, एरिया हम ले लेंगे 4πr²। सो बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर इन दोनों को तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 1.44 मिली कूलम, और 1.44 इंटू 10⁻³ कूलम। बी पार्ट में व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग आउट द सरफेस? सो टोटल कितना फ्लक्स होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज स्फेरिकल बॉडी है, क्लोज सरफेस है, केंद्र पे आवेश है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, आंसर निकल के आ जाएगा 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 23, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसका जो फील्ड क्रिएट करता है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हम फील्ड का फॉर्मूला देखें तो वो है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, दैट इज E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। द क्वेश्चन है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें निकालना, मीन्स लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब E का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴ ले लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/18 इंटू 10⁹। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से आप कंपेयर करके लिख सकते हैं।
रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर है, सो 2 इंटू 10⁻² मीटर। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो होगा 10⁻7 कूलम पर मीटर, और 100 नैनो कूलम पर मीटर वो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। ये अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है, फॉर्मूला रखिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 24 में दो प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स, जिन पर आवेश की मात्रा, सतह आवेश की मात्रा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का अमाउंट सेम है बट अपोजिट है, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे से पैरेलल रखे हुए हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों प्लेटों के बीच में, लेफ्ट साइड में, फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट में और सेकंड प्लेट के राइट में। अगर हम फॉर्मूला देखें तो जो फील्ड होगा वो सिर्फ इन दोनों प्लेट के बीच में होगा, और वो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेफ्ट टू द फर्स्ट प्लेट 0 होगा, राइट टू द फर्स्ट सेकंड प्लेट भी 0 हो जाएगा। सो सिग्मा का वैल्यू दिया है 17.0 इंटू 10⁻22। अगर हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 17.0 इंटू 10⁻22 अपॉन 8.85 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इंटू 10⁻12, और ये आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये एक सिंपल डेरिवेशन है एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ में, जो आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने के लिए मिला होगा। आफ्टर दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।